हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दोस्तों, गिटहब को कैसे यूज़ करना है, इसको लेकर काफ़ी सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं। खास तौर पे जो अभी कॉलेज में हैं, बिगनर्स हैं, जिन लोगों को आता है उन लोगों को तो बड़े अच्छे से समझ में आ रही है बात। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ भी है कि आप गिटहब को सीखें। तो आज की डेट में जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट उतनी आसानी से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्किल रिक्वायर्ड है। और पहले जैसा नहीं हो रहा है कि आप में कोई स्किल नहीं है फिर भी आपका जॉब लग रहा है। अभी स्किल होनी चाहिए। तो ये मैं सभी को कहूँगा कि आपको गिटहब सीखना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं तो आज का वीडियो इसी के बारे में। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो गिटहब के बारे में मिनिमम आपको क्या जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप उसको यूज़ कर सकें। क्या क्या उसमें जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उसको सबको मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आज आपको बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसको देखने के बाद गिटहब को यूज़ करना आपको आ जाएगा, आप स्मूथली इसको यूज़ कर लेंगे। बट मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि गिटहब हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मिनिमम क्या आना चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज देखते हैं, बहुत सारे फीचर्स देखते हैं, इसी से हो जाता है कन्फ्यूजन। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके चीजें बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, पूरा अच्छे से सुनिए, समझिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप इसको यूज करने लग जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं एक प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तो एजेंडा क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, गिट क्या है, गिटहब क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल को एक प्रोजेक्ट बना के हम पब्लिश करेंगे या अपलोड करेंगे गिटहब पे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट का फोल्डर कहाँ बनाएंगे? अपने कंप्यूटर पे बनाएंगे। यस। तो मान लीजिए कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। इस कंप्यूटर के अंदर ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। और कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई फोल्डर आपने बनाया है। ये फोल्डर आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है। इसके अंदर आप बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स बनाने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये आपका पूरा प्रोजेक्ट कंटेन कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंटेन कर रहा है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो कई सारी HTML CSS फाइल होंगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी, पाइथन फाइल होंगी, और भी कई सारी फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ रख रहे हो? इस फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी फोल्डर्स बना बना के उसके अंदर रख रहे हो। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पे आप तो काम कर ही सको, आपके फ्रेंड्स भी काम कर सकें। आप ये भी चाहते हो कि ये फाइल कहीं करप्ट हो जाए तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए ये कहीं सेफली स्टोर भी रहना चाहिए। और फिर आप ये भी चाहते हो कि आप बार बार इसमें चेंजेस करते रहते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अरे जो मैंने चेंज किया था उसका जो प्रीवियस था वो ज़्यादा बेटर था, इसको मुझे डिस्कार्ड करना है। तो आप रीस्टोर कर सको, आप यानी कि वर्जन्स को कंट्रोल कर सको। आप ये सब अगर चाहते हो, और भी ढेर सारी बातें हो सकती हैं, तो आपको यूज़ करना है गिटहब को। अगर आप गिटहब को यूज़ करते हो तो गिटहब पहले तो है क्या? गिटहब बेसिकली आप ये सोचो कि एक क्लाउड सर्विस है, क्लाउड एप्लीकेशन है। आप इसको मान लीजिए कि क्लाउड पे सिस्टम है। क्लाउड बेसिकली क्या होता है? क्लाउड बेसिकली आप जैसे सर्वर समझते हो, आप समझते हो कि कहीं पर एक रिसोर्सेस का पूल है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे हर तरह का हार्डवेयर, हर तरह के सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं। दैट इज़ क्लाउड। और वो आपको सर्विस दे रहे हैं सो दैट कि आप वहाँ डेटा रखो। फॉर एग्जांपल, आप अपने फोटोग्राफ्स, अपनी कई सारी फाइल्स गूगल ड्राइव पे रखते हो। सो व्हाट इज़ गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव आपके कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन वो कहीं पर तो है, तो उसको हम बोल रहे हैं वो क्लाउड पे है। अब वो गूगल वालों का क्लाउड है, वहाँ पे वो उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, और वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दैट मच हार्डवेयर एट योर होम, यू आर यूजिंग सर्विसेज ऑफ गूगल। तो आप गूगल की सर्विस को यूज़ कर रहे हो जिसके लिए आपको बहुत कम पे करना पड़ रहा है, या कई जगह फ्री भी है। अब क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि क्लाउड पे हम अपना ये प्रोजेक्ट स्टोर कर दें सो दैट कि ये अमर हो जाए, ये वहाँ पे रखा रहे। और फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि इसको मैं शेयर कर सकूँ। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं बता सकूँ कि देखो ये प्रोजेक्ट रखा है, ये उसका URL है, ये लिंक रखा है। या मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जोग्राफिकली दूसरी लोकेशन पे हैं और वो भी सेम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो अब क्या करना चाह रहा हूँ? कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करूँ? तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी हमें चाहिए। अब इस फैसिलिटी को देने के लिए ना एक क्लाउड एप्लीकेशन बनी हुई है जिसका नाम है गिटहब। सो गिटहब एक
एप्लीकेशन है, एक क्लाउड एप्लीकेशन है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है प्रोजेक्ट की रिपोजिटरीज बनाने की। यानी आप प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, उसके वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, उसको उस पर कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं आपको ये गिटहब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस गिटहब को यूज़ करना चाहते हो तो जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो वैसे ही गिटहब पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स अपलोड करनी होगी। गिटहब पे इसका बढ़िया सा एक इंटरफेस मिलता है, लेकिन मैनुअली एक एक फाइल को अपलोड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच, और आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि यार वो तरीका बेकार है। तो वो ईजी ज़रूर लगता है, लेकिन उस तरीके से हमें काम नहीं करना है। हमें कैसे काम करना है, एक प्रोफेशनल तरीके से। तो हम अपने सिस्टम पे क्या स्टोर करेंगे, गिट नाम का सॉफ्टवेयर। गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट अलग है, गिटहब अलग है। तो गिट सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, और गिट सॉफ्टवेयर हमारे लिए हमारे इस प्रोजेक्ट को इस गिटहब पर पहुंचाने का काम करेगा। और जब ज़रूरी लगेगा तो गिटहब पे ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट हमारा रखा है कभी भी हम अपने सिस्टम पे ला भी सकते हैं। तो ये काम करवाने के लिए हमारे सिस्टम पे गिट बैठा हुआ है और क्लाउड पे गिटहब बैठा हुआ है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो जो प्रोजेक्ट यहाँ रखा है उसी को हम गिटहब पे भी रखना चाहते हैं। अब ये गिट कैसे करता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस प्रोजेक्ट में हम कई सारी फाइल्स बनाने वाले हैं, किसी एक फाइल की बात करते हैं। मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, तो मुझे गिट को बोलना पड़ेगा कि देखो गिट, इस फोल्डर को ना तुम ट्रैक करो, इसको तुम्हें देखना पड़ेगा, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, उसको बोल दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं जब भी कोई नई फाइल बनाता हूँ या किसी फाइल में कोई चेंजेस करता हूँ तो मैं गिट को बोलूँगा कि तुम इसको ऐड कर लो अपने पास। तो ये रजिस्टर कर लेगा इसको, और हम बोलेंगे कि ये स्टेजिंग एरिया में। उसके बाद फिर मैं अपनी फाइल में कुछ भी चेंजेस करता रहूँ ना, गिट के पास जो वर्जन है मेरी फाइल का उसमें चेंजेस अपने आप नहीं होंगे जब तक कि मैं दोबारा से उस फाइल को ऐड ना करूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मैं अपने काम में कुछ भी चेंजेस करता रहता हूँ, लेकिन गिट के पास जो मैंने स्टेटस प्रिजर्व कराया हुआ है वो है। और उसके बाद जब भी मैं गिट को बोलूँगा वो इसको कमिट कर देगा। तो उसका मतलब क्या है, कमिट का मतलब है दिस इज़ नाउ फाइनल। अब मैं इस फाइल को गिटहब पे रख सकता हूँ। तो आप ऐसा सोचें कि गिट जो है इस फाइल की कॉपी बना के रखता होगा, उसका स्टेटस प्रिजर्व करके रखता होगा। ठीक है, अभी ये दो तीन स्टेट मैंने बताई आपको कि इसमें ऐड करना है फिर कमिट करना है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको मैं आपको अभी डिटेल में समझा देता हूँ। बाकी तो इंटरनेट के कारण आपका कंप्यूटर और ये गिट और गिटहब आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। चलिए अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ गिट? ये तो खैर थोड़ा सा मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप देख लीजिए इसको आराम से। गिट एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ यूजफुल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वर्क अमंग प्रोग्रामर्स हु आर कोलैबोरेटिवली डेवलपिंग सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है ना, कोलैबोरेट करने में ईजी हो जाता है। गिट इज़ डेवलप्ड इन पाइथन, सी प्लस प्लस, पर्ल, शेल स्क्रिप्टिंग और TCL, इन सब में ये गिट बना हुआ है। ठीक है, और इनिशियल रिलीज इसका आया था 2005 में। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके बारे में परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिट आर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन कंपेयर टू मैनी ऑल्टरनेटिव्स। तो ऐसा नहीं है कि गिट अकेला अवेलेबल है मार्केट में, सेम पर्पस के लिए और भी कई सारी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, बट गिट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन एंड क्लेम किया जाता है कि ये सबसे अच्छा है। बट मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो लगातार इवॉल्व होते रहेंगे, नए नए सॉफ्टवेयर बनते रहेंगे, बट यस, गिट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन राइट नाउ। कमिटिंग न्यू चेंजेस, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स सुनाई दे रहे हैं, ब्रांचिंग, मर्जिंग, है ना, कंपेयरिंग पास्ट वर्जन्स, ये सब के लिए ना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज की जाती है गिट के अंदर। तो गिट जो काम कर रहा है वो बहुत बेस्ट तरीके से कर रहा है। चलिए अब सबसे पहले तो हमको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम पे। गिट कैसे इंस्टॉल करना है, तो क्या होता है, अब आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम पे आपने गिट पहले से इंस्टॉल करके रखा है या नहीं रखा है, और मुझे कोई प्रोजेक्ट भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ,
मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, अभी सब चीज़ें दिखाता हूँ। ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इस फ़ोल्डर में एक प्रोजेक्ट्स नाम का फ़ोल्डर है, इसमें मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिस पे मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊँगा, माय प्रोजेक्ट नाम रख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसको हम चाहते हैं कि गिटहब पे स्टोर करें, ठीक है। ये मैंने बना लिया यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ओपन करूँ, तो ओपन फोल्डर, ओके, लाइक मेरे कंप्यूटर में, ओके मास्टर क्लास में प्रोजेक्ट्स में माय प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन कर लिया। अब ये VS कोड में मैंने ओपन कर लिया। ऑब्वियसली VS कोड आप इंस्टॉल कर ही लोगे, वो तो आज का हमारा विषय है नहीं, पर ठीक है। ये अभी मैंने कर लिया। अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई फाइल मैंने क्रिएट नहीं करी, पर मैंने डिसाइड किया है कि सारी फाइल्स मैं इसके अंदर बनाऊंगा और इसको मुझे रखना है, ठीक है। तो ये एक काम हमने कर लिया। अब अगला काम क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे पास गिट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक नया टर्मिनल ओपन कर लिया है, यहीं पर मैं देख सकता हूँ। ये अलग से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, अगर विंडोज़ मशीन पे है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ गिट। तो सबसे पहली कमांड हम सीख रहे हैं, गिट वर्जन, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मेरे सिस्टम पे गिट इंस्टॉल्ड है और गिट का कौन सा वर्जन है, 2.30.1। तो ये गिट मेरे पास है, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप क्या करिए, ये एक वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको, अगर आप देखें तो HTTPS है ना :git-scm.com डाउनलोड्स, इसी पर मैं जा रहा हूँ और ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, विंडोज़ है, लिनक्स है, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। मेरे पास मैक है तो मैंने मैक पे किया हुआ है, आप विंडोज़ है तो विंडोज़ पे कर लीजिए। 32 बिट है कि 64 बिट है वो आप देख लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी आपको सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी इसी में एक लिंक है डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें आप अगर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है गिट को। यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है कि गिट को इंस्टॉल लिनक्स पे कैसे करना है, मैक पे कैसे करना है और विंडोज़ पे कैसे करना है। तो ये आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने से आपके पास एक फ़ाइल आ जाती है जो कि सेटअप फाइल है, जिस पे डबल क्लिक करके उसको आप रन करिएगा। रन करेंगे तो वो नेक्स्ट पे आप क्लिक करते जाइए, जैसा वो विजार्ड गाइड कर रहे हैं, और वो इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हो गया है अच्छे से कि नहीं हो गया है, ये पता करने के लिए आप यही कमांड लिखिएगा, गिट हाइफन वर्जन। ये गिट के बाद स्पेस है, उसके बाद 2 बार हाइफन लगा हुआ है, फिर आप वर्जन लिख रहे हैं। तो ये आपने कर लिया, ठीक। अब कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में हम समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने गिट का वर्जन चेक किया, बस एक ही काम किया है। लेकिन एक और बहुत बार यूज़ होने वाली कमांड है, उसको बता रहा हूँ मैं, गिट स्टेटस, ठीक है। ये जो है ना, ये कमांड सबसे ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो, तो इसको तो आप याद कर लो। अच्छा, हर कमांड में ना पहला वर्ड तो गिट रहेगा। और अच्छा, अभी गिटहब पे मैंने अकाउंट नहीं बनाया, वो काम अभी मैं करके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो अभी गिटहब को भूल जाइए, गिट आपके पास है। 2 पार्ट हैं स्टोरी के। एक पार्ट है आपके सिस्टम में गिट है, और आपके सिस्टम में गिट आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, और फाइनली जब हम पुश करेंगे उसको, तब जाके गिटहब पर प्रोजेक्ट जाएगा। लेकिन गिटहब अलग है, अभी गिटहब को मैं पिक्चर में नहीं ला रहा हूं, अभी सिर्फ गिट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे सिस्टम पे अभी प्रोजेक्ट है, ये क्लाउड पे नहीं गया, गिटहब के पास नहीं गया। तो गिट और गिटहब अलग अलग है। गिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि गिटहब पे प्रोजेक्ट चला गया, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, मैंने जब गिट स्टेटस बोला तो ये टर्मिनल कहां है, PWD करके मैं बता सकता हूं कि मेरे कंप्यूटर में ये माय प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैं हूं। तो ये ज़रूरी है कि आप टर्मिनल में किस फोल्डर के अंदर है, किस डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं माय प्रोजेक्ट के अंदर हूं, और माय प्रोजेक्ट के अंदर मैंने चेक किया है गिट स्टेटस, तो उसने मुझे बताया है एक फटल एरर आ रही है, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। मतलब देखिए, रिपोजिटरी जब बोलते हैं, या इसको शॉर्ट में रेपो भी बोलते हैं, तो बड़े कन्फ्यूजन होता है। गिट रेपो
और गिटहब रेपो में अंतर है, इसको अच्छे से समझ लो। गिट रेपो, रिपोजिटरी मतलब आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, स्टोरेज है वो। गिटहब रिपोजिटरी बोलूंगा या गिटहब रेपो बोलूंगा तो मेरा मतलब है क्लाउड पे प्रोजेक्ट है, क्लाउड पे एक रिपोजिटरी है, स्टोरेज है। और जब मैं गिट रिपोजिटरी बोल रहा हूं या गिट रेपो बोल रहा हूं तो वो मेरे ही सिस्टम पे है। ये फर्क समझ में आ गया, क्योंकि गिट मेरे सिस्टम पे, गिटहब अलग है। तो यहां पर मैंने पूछा गिट स्टेटस, तो उसने बोला नॉट अ गिट रिपोजिटरी, मतलब ये फोल्डर गिट रेपो नहीं है, इसको गिट रेपो बनाना पड़ेगा। अब इसको गिट रेपो कैसे बनाते, तो एक कमांड और मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कुछ कमांड्स मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, यही मेन कमांड्स हैं जो आपको अभी आज की वीडियो में बताऊंगा, और इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैंने वर्जन बता दिया, स्टेटस बता दिया। अगली कमांड आप देखिए, यहां लिखिए गिट इनिट। इनिट मतलब इनिशियलाइज करना। तो यहां पर मैं इस फोल्डर को गिट रेपो बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा गिट और यहां पर लिखूंगा इनिट। अब देखिए इसने क्या किया, इसने कुछ मैसेज किए हैं, आप मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। मेन बात यह है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपो, तो ये अब गिट रेपो है। अब पता है गिट रेपो अगर बन गई ना, तो इसके अंदर एक फोल्डर बन गया है, पर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो हिडन है। तो अगर हिडन फोल्डर्स देखना चाहते हो तो कैसे देखते हैं आप, एक कमांड होती है ls, तो उससे सारी फाइल्स फोल्डर दिखाई देते हैं जो कि इस फोल्डर माय प्रोजेक्ट में है, लेकिन यहां तो कुछ नहीं दिखा। तो मैं लिखता हूं ls-la। ये जब कमांड लिख रहा हूं ना, तो मुझे पता चल रहा है जितनी भी हिडन फाइल्स हैं वो सब भी इसमें पता चल जाती हैं। तो यहां पर देखिए ये डॉट गिट नाम से एक फाइल बन चुकी है, एक फोल्डर बन चुका है। देखिए ये जो लिखा है ना डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, तो डी नहीं लिखा होगा तो फाइल है, और डी लिखा है मतलब डायरेक्टरी फोल्डर है। तो डॉट गिट नाम से एक फोल्डर बन चुका है जो कि हिडन है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में गिट सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ये फोल्डर बना रहा है और इसके अंदर रख रहा है, इसलिए उसको हिडन रखा गया कि उसमें आपको चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये गिट खुद अपने हिसाब से चेंजेस करेगा, इसलिए वो आपको विजिबल नहीं होता है, पर आप चाहें तो उसको एक्सेस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया। इस गिट के अंदर आप जाके भी देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cd डॉट गिट, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ, फिर ls करता हूँ, तो इसके अंदर के मुझे सारे फोल्डर और फाइल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप इनफैक्ट ऐसे करो ls la, तो ये प्रॉपरली आपको दिखा रहा है कि देखो हेड नाम की एक फाइल है, ये फाइल है, कॉन्फ़िग नाम की एक फाइल है, डिस्क्रिप्शन नाम की फाइल है, हुक्स नाम का एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है। देखो डी लिखा है मतलब डायरेक्टरी है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन फोल्डर में भी जाएंगे तो हो सकता है किसी में कुछ फाइल मिले, किसी में नहीं मिले, और ये रेगुलरली अपडेट होता रहेगा, गिट इसको चेंज करता रहेगा। सो ये यहीं पर अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, बट ज़रूरी नहीं है, यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं भी समझोगे तो भी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं गिट से बाहर निकल आता हूँ, ये गिट से बाहर निकल के आ गया और स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो ये अभी मेरा स्टेटस है, मैंने गिट इनिट लिख लिया है। अब क्या हो गया, गिट को मैंने कहा कि ये गिट रेपो है, तो गिट स्टेटस कमांड फिर से चला के देखिए एक बार, तो ये क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर। अब लोगों को लगता है ये ब्रांच क्या है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे और फिर उसको रेपो में रखते हैं, है ना, मतलब गिटहब पे पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने कोड में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर उसको अपडेट करते हैं, रेपो को अपडेट करते हैं। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, और चेंजेस करते हैं और उसे गिटहब पे रखते हैं। ये हमें लगातार करना है। तो जब जब हम अपने कोड को कमिट करते हैं, तो कमिट आर लाइक चेक पॉइंट्स, स्टेशंस हैं, वो स्टेशंस हैं हमारे प्रोजेक्ट के लाइफ में, वो चेक पॉइंट्स हैं, स्टेशंस हैं। तो अगर मैंने कभी अपने प्रोजेक्ट को कमिट किया है, दैट मीन्स ये एक चेक पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट है जिसको हम ट्रैक करने वाले हैं। तो अब क्या होता है, फिर मैंने कुछ चेंजेस कर लिए तो फिर चेक पॉइंट। तो ऐसे करते हुए हमारा प्रोजेक्ट में कई चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स
वो पोजीशन है प्रोजेक्ट की जिस पर कभी भी आया जा सकता है वापस। तो अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को रीस्टोर करना है तो मैं पीछे वाले चेक पॉइंट पे आ सकता हूँ, उसके पीछे वाले चेक पॉइंट पे आ सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए ये चेक पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब ये पूरा एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है। चेक पॉइंट, फिर उसके बाद एक चेक पॉइंट। आप आपने लिंक लिस्ट पढ़ी? लिंक लिस्ट की तरह आप सोचिएगा। तो अभी मैं गिटहब के बारे में बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि ब्रांच क्या है। तो जैसे अभी आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ठीक है, तो अभी पहला कमिट आपने किया है, तो कैसे करते हैं वो सब मैं बताऊंगा, पर पहला कमिट आपने किया है तो अभी आपके प्रोजेक्ट का कुछ स्टेटस है, कुछ फाइल्स बन गई है, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। अब आपने इसको कमिट कर दिया, तो ये एक चेक पॉइंट हो गया। अब आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करते हो, कुछ फाइल्स में कोड चेंज करते हो या नई फाइल्स बनाते हो और उसके बाद फिर से कमिट करते हो, तो हम कहते हैं कि ये दूसरा चेक पॉइंट है। इसी तरीके से आप फिर से कुछ फाइल्स बनाते हो, उसमें कोडिंग करते हो, तो फिर कमिट करने पे तीसरा चेक पॉइंट है। सो दिस इज वन ब्रांच ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्रांच। तो बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच तो होती है जिसमें हम कमिट्स का एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसको बाय डिफॉल्ट बोला जाता है मास्टर। हालांकि आजकल लोग बोलते हैं कि इसको मेन नाम दे दो, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, आप मास्टर नाम रखो, अपना नाम रख दो, मेन रख दो, कुछ भी रख दो नाम, पर बाय डिफॉल्ट क्या नाम रहता है इसका? मास्टर। आप रीनेम कर सकते हो। अब इसमें कई बार क्या होता है ना कि आप चाहते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके साथ कोई और भी डेवलपर है, आप अपने डेवलपर से कहते हो कि सुनो ना, ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी क्रिएट हो, तो वो तुम बनाओ। तो हम क्या चाहते हैं कि वो कोलैबोरेटिव वे में काम करे, तो वो हम एक नई ब्रांच क्रिएट कर देते हैं। नई ब्रांच क्रिएट कर देते हैं और अब दो ब्रांचेस हो गई हमारे पास। अगर उसने कुछ चेंजेस करके कमिट किया तो वो अलग है, और हमने अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करके कमिट किया तो वो अलग हो जाएगा। तो दो ब्रांचेस हो गई, दोनों सेम नहीं है प्रोजेक्ट अब, है ना। यहां तक दोनों सेम थे, उसके बाद इसने कुछ इसमें नया चेंज कर दिया, इसने कुछ नया चेंज कर दिया। इस तरीके से ये और फ्यूचर में कमिट कर सकता है, ये भी फ्यूचर में कमिट कर सकता है, और ऐसे कई बार कमिट हो सकते हैं। अब ये आपका डेवलपर बोलता है कि नहीं देखो, मैंने अब बना लिया है, इसको हम मेन प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ऐसे मर्ज भी हो जाता है। फिर हम चाहें तो इस ब्रांच को जो डेवलपर के लिए बनाई थी उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचेस बन सकती हैं। इससे सेफली हम कोड बना के उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो कोड, हमारा प्रोजेक्ट अपडेट करना, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से, और वर्जन्स को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम चाहते हैं कि नहीं, वापस हम रिस्टोर करके पुरानी स्टेटस पे चले जाएं, यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये ब्रांच का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच है दैट इज ऑन मास्टर ब्रांच, ये मास्टर है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, नो कमिट सेट। ब्रांच बन गई है पर वो गोला नहीं बना है, वो चेक पॉइंट नहीं बना है, वो माइलस्टोन नहीं बना है, यानी कमिट नहीं हुआ है। कमिट होगा तो वो चेक पॉइंट बनेगा, वो एक स्टेट बनेगी। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे ना फाइल बनानी पड़ेगी। अभी मुझे इसमें कुछ फाइल बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दी index.html, ठीक है, ये एक फाइल बना ली। इसमें कुछ कोड लिख दूँ, ऐसी कुछ कोड लिख देता हूँ, पेज या इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल कुछ भी लिख दो, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h1 टैग, और इसमें लिख देता हूँ वेलकम, इतना ही लिख दो, अभी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने बना ली एक HTML फाइल। पर आप क्या देख रहे हैं कि इसके साथ में U लिखा हुआ है। U का मतलब ये अनट्रैक्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गिट है उसके लिए तीन जोन्स हैं, 3 एरिया हैं। पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, ठीक है, 3 एरिया, 1 2 3। कोई भी फाइल किसी एक स्टेट में है तो इस वाले स्टेट को मैं क्या बोल रहा हूं, वर्किंग एरिया, और ये अनट्रैक्ड है, ठीक है। अभी मैं यहां पर
इस फाइल को क्रिएट करने के बाद देखिए फाइल तो क्रिएट हो चुकी है, फाइल तो है, अगर आप देखेंगे तो इस फोल्डर के अंदर ये index.html फाइल तो दिख रही है। आप बोलते हो कि मैंने गिट को बोला हुआ है कि ये एक गिट रेपो है, वो ठीक है, गिट रेपो है, ठीक है, लेकिन इस गिट रेपो के अंदर कई सारी फाइल्स और फोल्डर हो सकती हैं। गिट सबका हिसाब नहीं रखेगा, आप जिसका बोलोगे उसी को ट्रैक करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हर फाइल और फोल्डर जो मैं माय प्रोजेक्ट में बनाऊंगा वो अनट्रैक्ड होगा, उसको गिट नहीं देख रहा है, नहीं कंसिडर कर रहा है। इस बात को समझने के लिए मैं फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाता हूं। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, अभी तक कोई कमिट नहीं किया है, और अनट्रैक्ड फाइल मिली उसे। अब देखो जब हम बोलते हैं कि ये गिट रेपो है, कौन सा, माय प्रोजेक्ट फोल्डर एक गिट रेपो है, वो भले ही index.html को ट्रैक नहीं कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है, क्योंकि ये गिट रेपो है ना, तो उसने देखा कि index.html नाम की फाइल तुमने बनाई है, ये गिट को पता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसको तुमने मुझे दिया नहीं है ट्रैक करने के लिए, ये अनट्रैक्ड है। समझ गए बात को? तो आप अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स फोल्डर बनाते हैं, ये आप तय करेंगे कि कौन कौन से को गिट देखे, है ना, ट्रैक करे या ना करे, ये आप डिसाइड कर सकते हो। वो आपको इतना जरूर बता देगा कि कौन कौन से को ट्रैक वो कर रहा है और कौन से को वो ट्रैक नहीं कर रहा, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो इतना तो वो गिट मॉनिटर तो कर ही रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसे पता ही नहीं कि index.html कोई फाइल भी है, पता है उसे, गिट रेपो है ये तो पता है उसको, लेकिन वो बोल रहा है ये अनट्रैक्ड फाइल है, तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है यूज गिट ऐड, तो बोल रहा है गिट ऐड कमांड को यूज करो। अच्छा, गिट ऐड कमांड को यूज करें और उसके बाद फाइल का नाम लिख दें। इससे क्या होगा, ये वाली फाइल मैं गिट को बोल दूंगा कि इसको ट्रैक करो। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो फिर वो स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा, स्टेजिंग एरिया, ठीक है, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। अब ये स्टेजिंग एरिया जो है ये वो है जिसको ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है ना, ये इसकी ट्रैकिंग होती है, इसकी ट्रैकिंग होती है। तो कोई फाइल index.html अभी अनट्रैक्ड है तो वो यहां पर रखी है, लेकिन जब मैं उसे ऐड कमांड की मदद से, गिट ऐड कमांड की मदद से स्टेजिंग एरिया में ले आऊंगा तो उसकी एक कॉपी यहां पर भी आ जाएगी। ये कॉपी समझो, ये अलग है, ये अलग है। अब इसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूं तो इसमें नहीं दिखेंगे, वो दोनों अलग अलग कॉपी है। अगर आपने एक कॉपी बना दी है, ओरिजिनल में आप चेंजेस कर रहे हो, तो कॉपी में अपने आप थोड़ी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में हमको जाना है। स्टेजिंग एरिया में कैसे जाना है, स्टेजिंग एरिया में जाने का तरीका इसने बता ही दिया। वैसे आप लिखोगे गिट ऐड और फाइल का नाम क्या है, index.html। डन। क्या हुआ, गिट स्टेटस चेक करें। गिट स्टेटस हमें क्या बता रहा है कि आप ब्रांच मास्टर पे हो, कमिट अभी तक नहीं हुआ है, चेंजेस टू बी कमिटेड। आपने देखो अब वो पुराना वाला मैसेज नहीं दे रहा, अनट्रैक्ड फाइल्स वाला नहीं दे रहा, विच मीन्स कि अब इसको वो ट्रैक कर रहा है। वो बता रहा है कि नई फाइल कौन सी है, index.html। अगर आप चाहो तो इसको वापस से अनस्टेज कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि अरे मेरे से गलती हो गई, ये इसको मैंने स्टेजिंग एरिया में रख लिया, इसको वापस से मैं यहाँ पे ले आऊँ, मतलब इसको ट्रैक ना करें, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सजेशन में आप देख सकते हैं कमांड लिखी हुई है, आप लिखेंगे गिट rm, ठीक है ना, हाइफन कैश्ड, और फिर फाइल का नाम है index.html। आपने इतना लिखा तो ये अनस्टेज हो जाएगा। अनस्टेज होने का मतलब वापस पुरानी स्थिति में आ जाएगा। करके दिखाऊं, देखिए मैंने लिखा गिट rm कैश्ड और फाइल का नाम है index.html, ठीक, ये हो गया। तो ये डिलीट हो गए, ये अब स्टेजिंग एरिया से हट गई है। index.html यहां पर है, पर आप देखो ये अनट्रैक्ड है, वापस से अनट्रैक्ड है। तो मैं गिट स्टेटस करके देखता हूँ ना, गिट स्टेटस करके देख रहा हूँ तो ये वापस से बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल है,
ठीक है, तो कभी भी आप इसको अनट्रैक्ड पे वापस ला सकते हो, अनस्टेज कर सकते हो इसको बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वापस से लिखता हूँ ऐड इंडेक्स और फिर मैं लिखता हूँ गेट स्टेटस। ठीक, तो अब ये कहाँ पे आ चुकी है, स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। स्टेजिंग एरिया पे आ चुकी है तो अब वो उसको इस पोर्शन को उसने रखा हुआ है, लेकिन मुझे इसको कमिट भी करना पड़ेगा। कमिट करूँगा तो ये तीसरे सेक्शन में जाएगा। ये जो है कमिट होने के बाद ये तीसरे वाले सेक्शन में जाएगा। जब आप कमिट कर दोगे इस फाइल को तो ये तीसरे सेक्शन में चल जाएगा। तो ऐड करने से इधर आया था, कमिट करने से इधर आएगा। ठीक, जिसको आप कमिट कर देते हो वो है चेक पॉइंट। ठीक है, लेकिन उसको आपको गिटहब रेपो पे पुश भी करना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि कैसे कमिट किया जाता है। तो कमिट कमांड भी समझ लेते हैं। तो यहां पर क्लियर करता हूं, पहले तो कमिट करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा गेट, और अगर मैं लिखता हूं कमिट तो इसके बाद मुझे लिखना चाहिए -m। इसको हमेशा लिखिएगा आप, ठीक है। आज के वीडियो में बिगनर्स के लिए, इसलिए मैं बहुत दाएं बाएं की डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। -m लिखिए, और ये m मतलब मैसेज आपको लिखना है। मैसेज लिखना ही है आपको, हर बार लिखना है। जब भी आप कमिट करते हैं तो उसके लिए कोई मैसेज लिख दीजिए, सो दैट कि आपको थोड़ा ध्यान में रहे कि ये कमिट आपने क्या किया था, ये चेक पॉइंट बेसिकली क्या है। तो कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे इंडेक्स 1.0 मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो थोड़ा इजी हो रहा है मेरे लिए। या ऐसे लिख सकता हूँ ऐड फाइल इंडेक्स, या सीधे इंडेक्स फाइल ऐसा लिख दो, इंडेक्स फाइल, कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, इंडेक्स फाइल 1.0। तो कल को मैं अगर इंडेक्स फाइल में चेंजेस करूँगा तो मैं मैसेज कैसा बना दूंगा, इंडेक्स फाइल 1.1, 1.2 ऐसा भी दे सकता हूँ ना। तो मेरे लिए ईजी रहेगा वो चेक पॉइंट समझना, ठीक है। और भी आप मीनिंगफुल मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे आपने इस इंडेक्स फाइल के अंदर एक फोटोग्राफ ऐड करी है, तो आप बोल सकते हो ऐड फोटोग्राफ टू द इंडेक्स फाइल, ऐसा भी मैसेज दे सकते हो। तो वो आपके ऊपर है टोटली कि आप कैसा मैसेज देना चाहते हो। ये मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा हुआ आ रहा है विच शोज़ कि हाँ ये कमिट हो चुका है। तो अब ये जो फाइल है ये हमारे कमिट स्टेट में चली गई, ठीक है, कमिट स्टेट में चली गई। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर मैं वर्किंग एरिया में कुछ चेंजेस करूंगा तो भी कमिट वाले में वो चेंजेस नहीं आएंगे जब तक मैं दोबारा कमिट नहीं करता हूं, ठीक है। तो अभी तो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट में एक फाइल बना ली, कमिट कर लिया। अब इसको मुझे गिटहब पे रखना है। गिटहब पे रखना है तो मुझे गिटहब पे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गिटहब पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये गिटहब है जिस पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। आप सीधे github.com पे जाइए, वहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिए, है ना। जो भी यूज़र नेम पासवर्ड रखना है आपको, वो अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बन जाने के बाद ये आपका होम पेज है या आपका प्रोफाइल पेज है। जैसे ये मेरा पेज है, तो यहाँ पर मेरे जितने रेपोज हैं वो दिख रही हैं। तो मैं गिटहब पे एक नई रेपो बनाना चाहता हूँ। तो गिटहब पे नई रिपोजिटरी कैसे बनाई जा सकती है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये होम पे आ गए हम, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। ये होम पे आ गए। आप यहाँ पे न्यू का एक बटन देख रहे हैं जिससे कि आप न्यू रेपो बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा। अब जो रेपो का URL बनता है उसमें मेरा जो अकाउंट है उसमें यूज़र नेम है मायसरजी ऑफिशियल। अब इसके बाद स्लैश लगा के आगे क्या बनाना चाहते हो, तो ये यूनिक होना चाहिए। बट यूनिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि मायसरजी ऑफिशियल है, वो किसी और का नहीं है। तो पूरा मिलाकर यूनिक होना चाहिए। तो मैं रेपो का नाम भी माय प्रोजेक्ट ही रख देता हूँ। कुछ और भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माय प्रोजेक्ट ही रखना है, पर मैंने माय प्रोजेक्ट रख दिया। माय प्रोजेक्ट, ठीक है। वो अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, मतलब माय प्रोजेक्ट नाम से ही एक और रेपो मेरे ही अकाउंट में नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है जिससे कि ये यूनिक रहे। ये सब कर दिया। डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना आपकी चॉइस है। यूजुअली आप पब्लिक बनाओगे, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक होगा तो आप शेयर कर पाओगे,
प्राइवेट होगा तो आप ऐसे पब्लिकली कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जिसके पास यूआरएल है वो चेक कर सकता है, प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकता है अगर पब्लिक है तो, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, करना है करेंगे, नहीं तो इसके बारे में सब डिटेल से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इनको चूज़ करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ लाइसेंस भी, जैसे आप पब्लिकली पब्लिश करना चाह रहे हैं तो कुछ लाइसेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे लाइसेंस है, पर अभी वो भी छोड़ दीजिए। अभी आप अगर बिगनर हैं तो आप बस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो इतना आपको काम करना है, ये आपकी रेपो बन गई है। लेकिन शुरुआत कर रहे हो आप तो वो आपको सजेशंस दे रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको कैसे इसमें प्रोजेक्ट रखना है, तो ये उसके लिए कमांड बता रहा है। बट ये कमांड्स तो आपको पता है ना, जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से आप कोई भी फाइल ऐड करोगे, रीडमी ना करके आपने index.html करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप कमिट करोगे, ये भी आपने करा हुआ है, अभी कर लिया। इसके बाद आप अपने ब्रांच का नाम भी चेंज कर सकते हो। नाम चेंज करने का ये तरीका है, ये -M देना और फिर जो भी नाम देना हो मेन। मैं अगर आप नाम चेंज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। हमारी ब्रांच का नाम मास्टर है, मास्टर ही रहेगा। अब ये स्टेप हमको करनी रहेगी, ये स्टेप आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर रेपो के लिए। रेपो चेंज होगी तो फिर आपको करनी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है ना, हम बता रहे हैं हमारी रेपो का यूआरएल। अब देखो हमारी रेपो का यूआरएल क्या है, ये रहा, ये हमारी रेपो का यूआरएल, ठीक है। github.com के बाद mysurgy ऑफिशियल और उसके बाद /mysurgy myproject.git, ये अभी हमने बनाया था, ठीक है ना, यही तो हमने बनाया था। ये .git अपनी तरफ से लगा देता है, तो ये हमारा रेपो है, गिटहब रेपो है, ठीक। ये कमांड अभी हमने नहीं चलाई है, इस कमांड को हमको चलाना है। तो मैं इस कमांड को सीधे सीधे कॉपी कर सकता हूं, git remote add origin, और ये तो मैं इसको यहां पर चला रहा हूं। दैट्स इट। मैंने क्या किया, मैंने ये कमांड चला दी। इसका मतलब मैंने बता दिया ओरिजिन जो शब्द है उसका मतलब है ये गिटहब रेपो। अब मुझे बार बार ये पूरा यूआरएल हर बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरिजिन नाम सफिशिएंट। यहाँ नाम जो ओरिजिन मैंने दिया हुआ है ना, ये ओरिजिन, बस इस नाम से इस रेपो को पहचाना जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अपने कोड को पुश करना है। अभी तक तो मेरे पास कोई कोड मैंने यहाँ रखा नहीं है, अब मैं इसमें कोड रखने वाला हूँ। तो वो कैसे करेंगे, पुश की मदद से करेंगे। तो अगली कमांड क्या है, पुश। तो हम लिखेंगे गिट पुश। पुश के बाद आप लिखेंगे -u। ये आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हो आप, तो आप ये अपस्ट्रीम ओपन करते हो -u लगा के। इससे क्या होता है, एक कनेक्शन बन जाता है आपका गिट। अब ये जानता है कि रेपो कहाँ है, क्योंकि देखो गिटहब पे तो बहुत सारी रेपो आप बना सकते हो। तो आपके गिट को, जो आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट माय प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहा है, उसे अगर ये एक बार पता चल जाए कि गिटहब पे रेपो कौन सी है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया एस्टैब्लिश। ये -u से वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। गिट रेपो का गिटहब रेपो से कनेक्शन हो गया। तो हर बार सिर्फ मुझे गिट पुश लिखना पड़ेगा और यहाँ का जो भी कमिटेड फाइल्स हैं वो गिटहब रेपो पे चली जाएंगी। गिट रेपो की चीज़ें गिटहब रेपो में चली जाएंगी, ठीक है ना। तो मुझे बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े, सिर्फ गिट पुश लिखने से काम चल जाए। इसलिए एक बार, पहली बार आप लिखते हो गिट पुश -u ओरिजिन, मेन नहीं, हम मास्टर लिखेंगे। अब इसको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको समझ के करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, गिट पुश -u। अगर आप -u नहीं लिखोगे ना, तो आपको हर बार फिर पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। आपको गिट लिखना है, फिर पुश लिखना है, फिर आपको बताना है दो चीज़ें, किसको कहाँ पे पुश करना है, मतलब कहाँ पहुँचाना है। तो आपने कहा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे पहुँचाना है। ओरिजिन मतलब ये जो ऊपर यूआरएल लिखा हुआ है गिटहब रेपो का। उसके बाद मास्टर, जो ब्रांच आपकी है जिसको आपको पुश कराना है, वो आप
जो आप अब क्या होता है ना, आपकी ब्रांच का, मास्टर ब्रांच का जो लेटेस्ट कमिट होगा वो पुश होगा, लेटेस्ट कमिट पुश होगा, जिससे कि जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, गिटहब रेपो पे पहुंच जाएंगे। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ता है। ये हाइफन यू नहीं लगाओगे तो हर बार गिट पुश के बाद आपको ओरिजिन और ब्रांच नेम लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा। हर बार ना लिखना पड़े इसके लिए आप हाइफन यू लगा रहे हो। तो देखो मैंने इसको कर दिया है डन। अब एक बार ज़रा देख लें कि यहाँ पर क्या चेंजेस हो गए मेरे गिटहब अकाउंट पे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कि यहाँ index.html फाइल है, और अगर मैं इसको ओपन करूँ यहीं से तो आपको वही कोड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोड में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी हम पूरा सीख गए, अब हमें अच्छे से पता है कैसे अपने प्रोजेक्ट को स्टोर करना है, ये हमको अच्छे से पता चल गया। लेकिन जो किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज नहीं तो क्या होगा ना कि हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे एक और फाइल बनानी है या फिर इसी फाइल में चेंजेस करने हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि मुझे इसी फाइल में चेंजेस करने हैं, तो मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ और लिखना चाहता हूं। तो मैंने लिखा पी टैग और उसके अंदर लॉरम 10 कुछ टेक्स्ट लिख दिया मैंने। तो ये चेंजेस हो गए। मुझे बताइए इसके आगे एम क्यों लिखा हुआ आ रहा है? इसके आगे एम इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये फाइल मॉडिफाई की गई है, ठीक है। लेकिन आपने किस फाइल में चेंजेस किए हैं? आपने वर्किंग एरिया में इस फाइल में चेंजेस किए हैं। तो क्या स्टेजिंग एरिया में जो index.html है उसके अंदर भी ये पैराग्राफ आ गया होगा? नहीं आया होगा। तो उसमें नहीं आया तो फिर कमिट के पास जो है फाइल उसमें भी नहीं आया होगा। यानी सिर्फ वर्किंग एरिया में चेंजेस हुए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनिट मुझे बार बार नहीं करना, इनिट एक ही बार करना है। अब मुझे लिखना, अच्छा गिट स्टेटस से पहले मैं समझ लेता हूं कि अभी स्टेटस क्या है। ये कमांड आप हमेशा चलाया करो। तो ये मैंने चलाई। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर। ये मास्टर ब्रांच पे है। चेंजेस नॉट स्टेज्ड, दैट मीन्स अभी आपने फाइल में जो चेंजेस करे, पैराग्राफ ऐड कर दिया, ये स्टेजिंग एरिया में नहीं गया है। तो क्या बोल रहा है वो? चेंजेस जो आपने किए हैं वो स्टेज नहीं। अब देखो गिट तीनों स्टेट्स की फाइल को देख तो रहा है। जो फाइल index.html में आपने चेंजेस किए, पैराग्राफ लिखा, वो अभी पहले वाले जोन में, 3 जोन है, पहले वाले जोन में गिट को ये चीज दिख रही है। इसीलिए वो ये मैसेज दे रहा है कि अभी आपने इसको स्टेज नहीं किया है। तो जो चेंजेस हैं उनको लॉक करने के लिए आप स्टेजिंग एरिया में इसको पहुंचाते हो। पहुंचाने का तरीका क्या है? आप फिर लिखते हो गिट ऐड, कमांड याद रखिए, गिट ऐड, और फाइल का नाम दीजिए। फाइल का नाम क्या है? index.html। index.html ऑलरेडी है स्टेजिंग एरिया में, पर उसमें पैराग्राफ नहीं था। अब जो मैं दे रहा हूं इससे क्या होगा? स्टेजिंग एरिया के अंदर जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक। तो मैं एंटर करता हूं। अब मैं गिट स्टेटस देखता हूं। तो गिट स्टेटस क्या कह रहा है? गिट स्टेटस ये कह रहा है कि स्टेजिंग एरिया में वो आ चुका है, फाइल आ चुकी है, पर अभी ये कमिट नहीं हुआ है। ये जो चेंजेस हैं अब कमिट आप कर सकते हो। तो ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है स्टेजिंग एरिया में, पर कमिट एरिया में, तीसरे वाले जोन में अभी नहीं है। तो तीसरे वाले जोन में मुझे पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा गिट कमिट, ठीक है, और उसके बाद -m, स्मॉल m दीजिएगा, ध्यान रखिए, स्मॉल m। उसके बाद आप कुछ मैसेज देंगे। मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज हो सकता है इंडेक्स फाइल 1.1, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। दैट्स इट। तो ये कमिट हो गया। लेकिन ये चेक पॉइंट तो बन गया। क्या यहां पर कुछ चेंजेस हुए इस फाइल में? देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए? नहीं हुए। देखिए हर स्टेप आपको करनी पड़ेगी, अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कितनी स्टेट्स हैं। सबसे पहले वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया में कुछ भी चेंज करो,
उसके बाद उसे ऐड करो git add कमांड से, उसके बाद उसे कमिट करो। कमिट करने तक अभी तक जो पैराग्राफ कंटेन कर रही है इंडेक्स फाइल वो मेरे ही सिस्टम पे, पर मुझे इसे गिटहब रेपो पे पहुंचाना है। अभी गिटहब रेपो पे पुराना ही वर्जन दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां मैंने नहीं पहुंचा है। तो वहां पहुंचाने का तरीका क्या है? अब ये आपको दोबारा से ओरिजिन सेट नहीं करना पड़ेगा, ओरिजिन ऑलरेडी आपने सेट कर दिया था, है ना, वो कमांड गिट रिमोट से आपने कर दिया था। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, गिट पुश। और देखिए हमने अपस्ट्रीम बना लिया था, इसलिए अब आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ गिट पुश लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। तो जो अपडेटेड, अच्छा इससे पहले मैं एक बार गिट स्टेटस लिख दूं, स्टेटस, क्योंकि कमिट कर चुका हूं ना। देखो कमिट कर चुका हूं तो ये क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर योर ब्रांच इज अहेड। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपके पास यानी आपके सिस्टम में जो कमिट करने के बाद index.html फाइल है, ये गिटहब रेपो पे रखी हुई फाइल से एक आगे की फाइल है, एक आगे का वर्जन है। यस और नो? गिटहब पे जो रखा है उसमें पैराग्राफ नहीं है और इधर पैराग्राफ आ चुका है, ये मोस्ट अपडेटेड है। तो वही चीज़ बता रहा है कि योर ब्रांच इज अहेड, हमारी ब्रांच, हमारी मास्टर ब्रांच अहेड है ना, बाय 1 कमिट, क्योंकि इसमें मैं एक कमिट कर चुका हूं। हो सकता है मैं एक और बार कुछ चेंजेस करके कमिट कर दूं, उसके बाद मैं गिटहब पे पहुंचाऊं, हो सकता है ना। तो बोलेगा बाय 2 कमिट्स, बाय 3 कमिट्स, बाय 4 कमिट्स। तो आप अपने सिस्टम में कर लीजिए, जितनी बार कमिट करना है कर लीजिए, और गिटहब पे आपको जब पहुंचाना है तब आप पहुंचाइए। तो अब मैं इसको गिटहब पे पहुंचाने वाला हूं। तो नथिंग टू कमिट, अभी और कोई चेंजेस हुए नहीं है तो और कुछ कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब मैं इसको पुश करने वाला हूं, पुश करूंगा, सॉरी गिट पुश लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, गिट पुश कर दिया, ये पुश हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर पैराग्राफ आ चुका है। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप अपनी फाइल्स फोल्डर रख सकते हैं। मैं एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक और नई फाइल बना देता हूँ, एक और नई फाइल बना देता हूँ। फाइल का कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे styles.css, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मैं लिख देता हूँ बॉडी, बॉडी पे बैकग्राउंड कलर, कलर, और कलर की वैल्यू क्या कर दूँ, एज्यूर कर देता हूँ। अभी ये अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। और HTML फाइल में भी चेंजेस करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें लिंक टैग लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके CSS अटैच होगी। तो लिंक टैग में लगा रहा हूँ, स्टाइल शीट है और फाइल का नाम है styles.css, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। अब ये इंडेक्स फाइल को मैंने मॉडिफाई कर लिया है और style.css नाम की नई फाइल बना दी। तो इस नई फाइल को तो वो ट्रैक ही नहीं कर रहा है और इंडेक्स फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। तो अभी मैं फिर देखता हूँ यहाँ पे गेट स्टेटस, तो आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है वो, वही बात बता रहा है कि एक फाइल अनट्रैक्ड है और एक में आपने मॉडिफिकेशन करे हैं पर वो स्टेज नहीं हुआ है। तो इसको स्टेजिंग करना है मुझे। स्टेजिंग करने का तरीका क्या होगा, अगेन गेट ऐड लिखिए और फिर फाइल का नाम लिखिए। तो मैं index.html और फिर स्पेस देकर styles.css, मतलब एक से ज़्यादा फाइल्स भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों फाइल्स ऐड हो गई हैं। तो गेट स्टेटस कर दिया तो इसने बताया कि हाँ ये दोनों स्टेज्ड एरिया में आ चुकी हैं। ये एक नई फाइल है, एक मॉडिफाइड फाइल है। अभी ये कमिट नहीं हुई है, इनको कमिट करना है, तीसरी स्टेट में लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे गेट कमिट, जो भी स्टेज एरिया में है मोस्ट अपडेटेड वो सब कुछ कमिट हो जाएगा। एम मैसेज क्या है, add CSS and add CSS 1.0 and index dot या index file 1.2, ठीक है। ऐसा मैंने मैसेज दे दिया, बस हो गया, ये कमिट हो गया, ठीक है। अभी भी ये यहाँ नहीं पहुँचा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नहीं पहुँचा है ये। यहाँ पर
आपके प्रोजेक्ट में एक ही फाइल है index.html और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसमें वो पैराग्राफ तो आ चुका है लेकिन अभी लिंक टैग नहीं आया है, राइट? तो क्या करूँ? और ये CSS फाइल भी चल जाए तो ये मुझे पुश करना पड़ेगा। तो मैं पुश करता हूँ, git push, बस इतना ही तो लिखना है, हो गया। अब ज़रा यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ पे आपको style.css भी दिख रही है और index.html को कोड को देखिए तो उसमें ये लिंक टैग आ चुका है, बाकी ये style.css ये भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को, अपनी फाइल्स को गिटहब रेपो पे रखते हैं। आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे गिटहब क्या है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का है, और गिटहब है क्या? तो गिटहब इज़ द स्टोरेज सर्विस फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विच अलाउज देम टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड शेयर देयर कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर मैंने आपको बताया गिट आपके सिस्टम पे, ये गिटहब है, ये क्लाउड है, यहाँ पे रेपो है। आपके सिस्टम पे बहुत सारे फोल्डर फाइल्स हो सकती हैं, जो आप गिट रेपो बनाना चाहते हो बस वही गिट रेपो बनेगा जिसके लिए आपने इनिट करा होगा। जिस फोल्डर के लिए आपने इनिट करा होगा वो फोल्डर और उसके अंदर के सारे फोल्डर और फाइल्स, उनको मिलाकर हम गिट रेपो बोल रहे हैं। मतलब ये फोल्डर क्या हो गया? गिट रेपो हो गया। इसके अंदर जितने फोल्डर वो भी गिट रेपो में ही आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि टेलिंग गिट टू ट्रैक और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जो मैंने अभी पढ़ा है ना बस वही है। गिट स्टेटस इसके बारे में लिखा है, ठीक है। फिर जो मैंने करके बताया वही है, गिट इनिट है, ये मैंने डॉट गिट के बारे में आपको बताया था, ठीक है। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गिट स्टेटस, ओके। गिट कैन ट्रैक फाइल्स विच यू हैव एडेड, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। देन स्टेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ये वही चीज़ है, रिमूव करना है स्टेजिंग से तो ये भी है। ऐड कैसे करना है वो भी बता दिया। कमिट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। कमिट, इट रिप्लेसेस लास्ट कमिट विद द स्टेज्ड चेंजेस एंड लास्ट कमिट कंबाइंड। मतलब लास्ट कमिट के हिसाब से जो सिचुएशन है, और अगर मैं नए एक और बार कमिट कर रहा हूँ तो होता क्या है, जो लास्ट कमिट हुआ था वो प्लस जो नया चेंजेस हैं उनको कंबाइन कर देगा वो, ठीक। कनेक्ट योर गिटहब अकाउंट, तो ये खैर अभी आज के लिए ज़रूरी नहीं है, पर आप फर्स्ट टाइम में अगर कर रहे हो तो आप ये दो कमांड्स को यूज़ कर लेना। इन दो कमांड्स में आप गिट के पास ये सेट कर देते हो, गिट और गिटहब के बीच में कनेक्शन करना है ना, तो बेसिकली आप ये कॉन्फ़िगर कर रहे हो गिट के पास कि यूज़र कौन है और ईमेल क्या है, तो आप अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी दे दीजिएगा। देन ब्रांच, हम लोग और भी ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि दैट शुड नॉट बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो। उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। पर अभी आप ये कह सकते हैं कि आपको ये कोड अपने सिस्टम पे चाहिए तो क्या करें, ठीक है। उसके लिए भी आपके पास तरीके हैं, पुल करना होता है, फेच करते हैं, क्लोन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे समझेंगे, आगे और भी वीडियोस में बनाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो से हमको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब रेपो पे रखते हैं। ये कहानी हमको समझ में आ गया, हमको स्टेजिंग का मतलब समझ में आ गया, हमको कमिट का मतलब समझ में आ गया, और कमिट होने के बाद भी सब कुछ हमारे सिस्टम पे ही है। जब हम पुश करेंगे तभी ये पहुंचेगा गिटहब रेपो पे, और गिटहब रेपो का एक लिंक है, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो वो इस प्रोजेक्ट को देख सकता है, इसको डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड करने का एक सिंपल तरीका तो यहाँ पर वैसे दिया रहता है। अगर आप इधर जाते हैं अपने रेपो पे, गिटहब रेपो पे, तो यहाँ आप देखिए ये लिखा हुआ है कोड, यहाँ लिखा है डाउनलोड जिप। तो एज अ जिप फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये हम नहीं करते हैं, हम गिट के थ्रू करते हैं। तो गिट के थ्रू हम क्लोन बना सकते हैं, तो उसके लिए अलग कमांड रहती है। तो हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपके सिस्टम से उड़ गया प्रोजेक्ट, अब नहीं है, तो अब या आप दूसरे सिस्टम पे उसको लाना चाहते हैं, दूसरे लैपटॉप पे उसमें लाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसका क्लोन बना सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। तो ये सब हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। पर आज के लिए मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्प हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकूं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा।
थैंक यू, गुड बाय।